जब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तो न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए। पहला लॉ ऑफ मोशन था लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है? इनएबिलिटी। इनर्शिया का मतलब क्या है? इनएबिलिटी। मतलब किसी बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपने आप को स्विच कर ले एक तरीके के मोशन से दूसरे तरीके के मोशन में। मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इस इनएबिलिटी को इनर्शिया कहते हैं। अगर वो रेस्ट से अपने आप को मोशन में चेंज कर ले तो ये उसकी एबिलिटी हो जाएगी ना। हाँ तो वो कहता है वो अपने आप को स्विच नहीं कर पाता, इसे इनर्शिया कहते हैं। ठीक। ठीक। तो इनर्शिया देखो कितने तरीके के होते हैं। इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया इन डायरेक्शन और इनर्शिया इन शेप। शेप। अगर अगर कोई चीज मूव कर रही है, कोई चल रही है कांस्टेंट स्पीड से और उसी से चलती चली जाती है, तो उसे कहते हैं इनर्शिया इन मोशन। क्या कहते हैं? इनर्शिया इन मोशन। ठीक है। अब मेरी बात सुन बेटा, मैंने ये कहा कि एक बस है जिसके अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है या खड़ा है, और वो बस सडनली ब्रेक मारती है। जैसे ही ब्रेक मारती है तो वो बस तो वहां पर मोशन से रेस्ट पे आ गई। जो पैसेंजर वहां खड़ा था उसके पैर बस से जुड़े हुए थे, इसलिए वो रेस्ट पे आ गया। लेकिन उसका जो बॉडी का अपर पोर्शन था वो अब भी मोशन में ही था, इसलिए वो गिर सकता है। क्या? गिर सकता है। ठीक है। इसका एक और केस, अगर एक बस है जिसके अंदर एक पैसेंजर खड़ा है और वो रेस्ट पे है बस, वो एकदम से अगर चले, सडनली, धीरे धीरे नहीं चले, एकदम से तेज चला दे कोई बस वाला, तो वो पीछे गिर सकता है। ठीक है। क्योंकि वो रेस्ट पे था। रेस्ट पे था, उसके पैर रेस्ट से मोशन में आ गए बस के साथ, लेकिन उसका अपर पार्ट जो था बॉडी का वो रेस्ट पे रह गया, इसलिए वो पीछे गिर गया। इस वाले में पीछे गिरा, उस वाले में आगे गिरता। ठीक। ठीक। दूसरा केस, अगर आप किसी बस से उतर रहे हो, ठीक है, जब बस से उतर रहे थे तो बस रुकी नहीं थी, बस मोशन में ही थी, और जब आप उतरे तो आप गिर गए। क्यों? क्योंकि बस मोशन में ही थी। आप किस पे उतरे? कैसे फ्लोर पे? रेस्ट वाले फ्लोर पे। तो आपके पैर मोशन में ही थे, इसलिए आप गिर गए। ठीक। ठीक। जो घुड़सवार चलाते हैं उसको जॉकी कहते हैं। जो घुड़सवार होता है ना, जो घोड़ा चलाता है, उसे जॉकी कहते हैं। हाँ। एक जॉकी अगर घोड़ा चला रहा है नॉर्मल स्पीड पे तो ठीक है, लेकिन घोड़ा अगर एकदम से चल जाए तो वो पीछे गिर जाता है, या घोड़ा एकदम से ब्रेक मार दे तो वो आगे गिर जाता है। या आपने घोड़े की जगह बाइक तो देखी होगी, बाइक को अगर एकदम से कोई ब्रेक मार दे हाँ। तो बाइक का पिछला टायर ऊपर हो जाता है। यस। तो इन सब का रीजन इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया। ऐसा ही होता है शेप के साथ। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रक बना रखा है जिसके अंदर पीछे लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड। या तो ये दूध हो सकता है, या ये टैंकर होते हैं बेटा, दूध के टैंकर, पेट्रोल पेट्रोल। के टैंकर, पानी के टैंकर। वो जब आते हैं ना उनकी स्पीड बहुत स्लो रहती है। अगर उनकी स्पीड तेज हुई तो उनको पता है कि अगर हमने ब्रेक मारा तो ये सारा का सारा पानी आगे आ जाएगा, सारा का सारा पानी आगे वाले पार्ट में आ जाएगा, और इसको धक्का मारेगा। क्या करेगा? धक्का। हमने यहाँ इन 4 इनर्शियाओं में बात करी। एक तो इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया इन डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ शेप। भाई रेस्ट और मोशन समझ में आ गया, और शेप का ये समझ में आ गया, अगर पानी होगा तो आगे की तरफ गिरेगा। ये डायरेक्शन का क्या मतलब है? क्या इनर्शिया डायरेक्शन के हिसाब से भी होता है? हाँ। अगर अगर आप कोई बाइसिकल, अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, बाइसिकल ही चलाते हो, तो बाइसिकल चला रहे हो और अगर आप हाथ छोड़ देते हो तो क्या साइकिल गिर जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, नहीं, वो या चलती रहती? उसी डायरेक्शन में चलती है अगर अपनी स्पीड की बैलेंस हो वजह तो। से। हाँ, अपनी स्पीड की वजह से। वो एक स्पीड की वजह से एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाती है, ये भी इनर्शिया है। क्या है ये? इनर्शिया। ठीक है। तो इनर्शिया क्वालिटी है या क्वांटिटी है? हम इनर्शिया में ये नहीं बता क्वालिटी। सकते, 10 15 20 25 नहीं बता सकते। इसकी कमी सर थी। उसकी क्वालिटी है। हाँ, फर्स्ट लॉ की ये कमी थी कि हम ये नहीं बता सकते कि जो फोर्स लग रही है, जो एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, वो किस हिसाब से लग रही है। ठीक है। और उसका अमाउंट क्या है, वो हमने डिस्कस किया सेकंड लॉ में। किस में डिस्कस किया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो फोर्स है ना वो डिपेंड करती है रेट पे। किसके? चेंज इन मोशन के। अब आप कहोगे मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के। अब आप कहोगे रेट क्या है?
एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, Yes. अब ये क्या है भैया, चेंज, चेंज इन मोमेंटम क्या है, डीपी। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है Mass मास इनटू वेलोसिटी। into हाँ, velocity. तो जो तुम्हारा फोर्स है वो डिपेंड करता है मास इनटू वेलोसिटी के चेंज के रेट पे। तो आप ये कह सकते हो कि भैया फोर्स जो है वो डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। एक बात हाँ. प्राची, Yes, sir. प्राची समझ आए ये वाली बात। Yes, sir. तो यूं कह सकती है कि भैया एक मोमेंटम था वो चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, तो वो एक फोर्स लगाएगा। ठीक, और ठीक. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम, Mass into velocity. ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, मास तो कॉमन ही है, ये चेंज इन वेलोसिटी बन गया और नीचे चेंज इन टाइम। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता है, Acceleration. एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो सकता है, डिपेंड करता है मास इनटू हाँ. एक्सेलरेशन पे। हाँ, Yes, sir. अच्छा यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है 1। क्या आता है, 1. तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, देखो यहाँ पर मैंने सारी बातें लिखी हैं जो पीछे भी समझाई थी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को मैंने लिखा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फिर मैंने मोमेंटम समझाया आपको, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब ये लिखने के तरीके, dp बाय dt लिख दो या p2 माइनस p1 लिख दो, बात एक ही है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, इसे कहते हैं कांस्टेंट Yes, ऑफ sir. प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट Yes, 1 sir. है डायमेंशनली। हाँ, डायमेंशनली ये कांस्टेंट 1 आया, तो हमारा f एक्सटर्नल बन गया dp बाय dt p2 माइनस p1 बाय t या p फाइनल माइनस p इनिशियल बाय t। ठीक, Yes, sir. अब p फाइनल के लिए मैं लिख सकता हूँ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और p इनिशियल के लिए मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर मास कॉमन v माइनस u बाय t आ जाएगा, आएगा। Yes, sir. आएगा. तो f एक्सटर्नल बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। Acceleration. ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड लॉ। लेकिन सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव है, ये हमें क्वांटिटी देगा, कितना मास होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी फोर्स होगी। ठीक, ठीक. कोई दिक्कत। No, sir. फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव था और सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव है, ये याद रखना बेटा। Okay, किसका, sir. फोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं हम, जो एक्सटर्नली लग रही है। फर्स्ट लॉ में हमने बोला था अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रह जाएगा और रुका है तो रुका ही रह जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट, और इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until or unless an unbalanced external force is applied on it। ये तब तक नहीं होगा जब तक बाहर से कोई unbalanced external force उसके ऊपर लगे। ठीक है बेटा, Apply नहीं होगा. Yes, sir. हाँ ठीक है। अब आती है न्यूटन के थर्ड लॉ की बारी। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अगर कोई एक चीज दूसरी चीज पे एक्शन लगाती है तो वो दूसरी चीज इसके ऊपर उतना ही रिएक्शन लगाती है, बस Reaction. डायरेक्शन उल्टी होती है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये ऑपोजिट को याद Reaction. रखना। हाँ, ऑपोजिट का मतलब क्या है भाई, ये डायरेक्शन उल्टी होगी। और इसमें ये और बात पता चली, सारी दुनिया की फोर्सेस एग्जिस्ट करती है पेयर में, जोड़े में। अगर कहीं पे कोई चीज पॉजिटिव हो रही है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा, तभी वो Yes. सम करने पर इक्विलिब्रियम बनाए रखेगी। यानी कि पूरे यूनिवर्स का जो जितने भी फोर्स वगैरह है वो सब एक दूसरे में इक्विलिब्रियम बनाए रखेंगे, कहीं पे कुछ बढ़ा है तो कुछ घट जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है, अभी मोमेंटम बताया था मास इनटू वेलोसिटी, Yes, sir. वो मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं, Conservation of linear momentum. ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इनका मास m1 और m2 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है। तो मोमेंटम बन गया m1 u1 m2 u2।
जब ये कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसका हो जाता है m1 v1 m2 v2, ठीक है। लेकिन Yes, sir. इनके मोमेंटम का सम इक्वल होगा। बिफोर कोलिजन क्या था और आफ्टर कोलिजन क्या है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये बराबर आएगा। मोमेंटम इनिशियली और फाइनली इक्वल रहेगा, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ आया? Yes, sir. आसान है। हाँ सर, सर ये 9th में करे हैं। 9th का ही सक्सेसर चल रहा है सब और कुछ। ये राइफल अब वाला एग्जाम्पल भी। हाँ, अब राइफल जब हम चलाते हैं तो उसमें से जो बुलेट निकलती है उसकी एक वेलोसिटी है छोटा v, तो ये Yes, sir. रिकॉलिंग करता है, पीछे धक्का मारता है हमारे कंधे को, उसकी वेलोसिटी बड़ा v। अगर छोटे v की डायरेक्शन इधर है तो बड़े v की डायरेक्शन उधर होगी। ये आपको पता चलेगा नेगेटिव साइन से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखो, ये कुछ मैंने वो पॉइंट कंसीडर कर लिए। गन का मास मैंने मान लिया बड़ा m, बुलेट का मान लिया छोटा m, इनिशियल वेलोसिटी गन की मान ली बड़ा u, बुलेट की मान ली छोटा u, फाइनल वेलोसिटी मैंने बुलेट की मान ली छोटा v और फाइनल वेलोसिटी गन की मान ली बड़ा v, ठीक है। कैपिटल V। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है mu प्लस mu इज इक्वल्स टू mv प्लस mv, ठीक है। MV। अब मेरी बात सुनो, ये गन है आपके हाथ में, ठीक है। अभी मैंने चलाई नहीं बुलेट, तो बुलेट की स्पीड क्या है? 0। 0। और गन की स्पीड क्या है? वो भी 0। 0। मेरे हाथ में ही तो है, अभी दोनों की स्पीड 0 है। तो इसका मतलब Yes, sir. इनिशियली छोटा u और बड़ा u तो 0 था, तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम भी 0 था। हाँ। तो आप कह सकते हो 0 इज इक्वल्स टू mv प्लस बड़ा mv। हाँ सर, कह सकते हैं। तो बड़ा mv क्या आएगा? माइनस mv। हाँ। तो वेलोसिटी क्या आई? वेलोसिटी ऑफ माइनस गन MV बाय M। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? जो डायरेक्शन बुलेट ये की होगी अपोजिट उससे उल्ट। डायरेक्शन है। बस, बात समझ आई? हाँ सर, आ गई। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने 3 लॉ तो पढ़ लिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया, न्यूटन का सेकंड लॉ भी पढ़ लिया, न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ लिया। क्या ये तीनों के तीनों लॉ, न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, एक ही लॉ से समझाए जा सकते हैं? हाँ, न्यूटन का सेकंड लॉ इन तीनों को समझा देता है, इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ ही रियल लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? रियल लॉ। अब देख बेटा, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ। क्यों? बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिड्यूस्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक। यस सर। अब देखो, डिड्यूस करो फर्स्ट लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ से। हम जानते हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। हाँ। लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ की एक कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अब मैं जानता हूं मास कभी भी 0 हो नहीं सकता, हाँ। तो एक्सेलरेशन ही 0 होगा। हाँ, यस और सर। एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये तो हाँ। फर्स्ट लॉ है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, या तो चलता यस रहेगा या सर। रुका रहेगा। या रुका रहेगा। तो यही हो गया, यही प्रूव करा है हमने, ठीक। तो ठीक सर। सेकंड लॉ ने फर्स्ट लॉ डिड्यूस कर दिया। समझ आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है। दूसरी बात देखिए बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, अगर मैं बात करूं आपसे मोमेंटम की, देखो P1 to 2, ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, ये 1, और ये ऑब्जेक्ट है आपका 2। 1 2 पे फोर्स लगा रहा है या 2 1 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो जब 1 2 पे फोर्स लगा रहा होगा तो मोमेंटम बनेगा 1 to 2, और हाँ। जब 2 1 पे फोर्स लगा रहा होगा तो मोमेंटम बनेगा 2 to 1। कोई दिक्कत? नो सर। तो वो कह रहा है जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन उल्टी है। हाँ जी, ठीक है। आप ये कह सकते हो P122 है मास इंटू V1 माइनस V2, तो P221 होगा मास इंटू V2 माइनस V1। यस सर। तभी तो उल्टा होगा। हाँ। अब एक काम करो, उसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो V2 और V1 उल्टे हो जाएंगे, V1 माइनस V2। हाँ सर। अब इसको देखो, ये जो वैल्यू है, क्या ये इसके इक्वल है? हाँ सर है, नहीं नेगेटिव है, इसका अपोजिट।
हाँ नेगेटिव तो मैंने बाहर छोड़ दिया ना, इसके हाँ सर, बिल्कुल ये इक्वल नहीं वैल्यू है। तो कॉमन है, इक्वल है। हाँ ठीक है, तो P21 इक्वल हो गया माइनस P12 के। हाँ सर। ठीक है, अगर मोमेंटम एक दूसरे के माइनस के इक्वल है तो उनका रेट यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम वो भी तो इक्वल होंगे माइनस के। होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो बस रख दिया हमने F122 F221 यानी कि dP122 बाई dt और dP21 बाई dt एक दूसरे के इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पर थर्ड लॉ डिड्यूस हो गया। क्या डिड्यूस हो गया? थर्ड लॉ। चलो एक बार यहाँ पर सर, रोकते हैं। हाँ बोल बोल बोल। सर एक बात पूछनी थी सर, बट ये तो फोर्स का केस हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्शन हाँ रिएक्शन। सर यहाँ पे हाँ, कोलिजन वाला केस नहीं आया। कोलिजन थोड़ी समझा, कोलिजन तो थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है। मैं यहाँ कह रहा हूँ ओके, कि फर्स्ट और थर्ड लॉ को डिड्यूस करो सेकंड लॉ से। ठीक है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इम्पल्स की। ये इम्पल्स चीज क्या है? हम बात कर रहे हैं फोर्स के साथ चेंज इन टाइम की। अब देखो, मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्रिकेट में जब खेलते हैं तो बॉल आके हिट करती है बैट को, करती है? Yes, sir. कितनी देर के लिए करती है? जब बॉल और बैट हिट करती है तो वो 2 साल तक वहीं रहते हैं। सर बोलो। 2 सेकंड के नहीं लिए भी नहीं सर। रहते। अच्छा, इसका मतलब जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत छोटा होता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा छोटा होता हो। है। ठीक है। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा होता है तो मैं ये कह रहा हूं अगर चेंज इन टाइम बहुत कम है तो फोर्स बहुत बढ़ ज्यादा जाएगी। होगा। हाँ, और फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करके जो चीज मिलती है उसी को इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। अब मेरी बात सुनो फिर से। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने एक इम्पल्स लगाई है 100 जूल की, रुक जाओ, 100 न्यूटन सेकंड की। ठीक है, आपने कहा कि भैया टाइम लगा था 0.1 सेकंड, तो फोर्स कितनी लगी होगी? 1000, तभी तो 100 आएगा। अब एक काम करो, आप ना फोर्स को कम कर दो, फोर्स को कम कर दो, टाइम बढ़ा दो। तो इसका मतलब अगर आपने टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाया तो फोर्स कम हो जाएगी। यस। अच्छा मैंने कहा नहीं फोर्स बढ़ाओ, फोर्स कर दो 10,000। तो आपने कहा भैया टाइम को ना और छोटा करना पड़ेगा 0.01 सेकेंड, ठीक। यस सर। अब मेरी बात सुनो, अगर आप टाइम ऑफ कांटेक्ट कम करते जाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अब कभी ये वर्ड सुना है कि जो बैट्समैन था उसने उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, इसका मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम था बैट और बॉल का। तो फोर्स अगर ज्यादा टाइम ऑफ लगा। कांटेक्ट बढ़ जाता, हाँ, अब आपने एक ही बैट से शॉट लगाया, ठीक है, स्पीड भी वही थी बॉल की, बॉलर वही था, एक का शॉट यहाँ गिर गया और एक का बाहर गया बाउंड्री के पार, तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? दोनों की टाइम का। टाइमिंग का। हाँ, बोलो। हाँ, टाइमिंग का। जिसने ज्यादा टाइम लगाया उसका शॉट आगे गिर जाएगा, जल्दी गिर जाएगा, कैच हो जाएगा। फोर्स कम था। और अगर किसी ने शॉट कम टाइम के लिए लगाया, यानी कि हाँ अगर टाइम कम लगाया तो बहुत दूर जाएगा। ठीक है, हाँ। ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाओ, क्रिकेट खेलते वक्त फील्डिंग भी करते हैं हम, है हाँ ना। जी सर। अब मान लो कोई फील्डर है, वो वो बॉल को कैच कर रहा है, ये उसके हाथ है या ग्लव्स है, ठीक है, वो कैच कर रहा है जब बॉल को, तो कैच करते वक्त उसके हाथ पे ना 2000 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कितनी न्यूटन की फोर्स लगी है उसके हाथ पे? 2000 न्यूटन। हाँ, तो आपने कहा भैया इससे तो बहुत जोर से दर्द होगा। यहाँ पर टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड है, एकदम से आप बॉल आके लगी, और ऐसा भी हो सकता है बॉल उछल जाए हाथ से, तो नुकसान हो जाएगा, कैच चली जाएगी, है ना। हाँ। तो एक काम करो, टाइम ऑफ कांटेक्ट 1 सेकेंड कर दो, फोर्स कम हो गई 200 न्यूटन। तुमने कहा नहीं भैया और ज्यादा कर दो, 2 सेकेंड कर दो, तो 100 न्यूटन फोर्स रह जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ आप टाइम ऑफ कांटेक्ट कैसे बढ़ाओगे? सर अगर वो अपने हाथों को थोड़ा पीछे तक लेके जाएगा और तो फिर टाइम और कांटेक्ट कांटेक्ट बढ़ नहीं और जाएगा। हाँ, और आप जानते हो हमारे पास है एक मैं तो ज्यादा क्रिकेटर जानता नहीं हूँ, महेंद्र सिंह धोनी को जानता हूँ, वो ऐसे करता रहता है ना, हाथ को पीछे ड्रॉ करता रहता है बार बार। हाँ
अब है ना? कुछ तो फायदा हुआ क्रिकेट देखने हाँ का। हाँ, तो वो जो हाथ ड्रॉ करता है वो क्यों करता है? क्योंकि उसको तो सबसे ज्यादा कैच करनी हो, तो कीपर है, बार बार कैच ही करता रहता है कि नहीं? हाँ, फोर्स कम करने के लिए। बस, तो फोर्स को कम करने के लिए वो टाइम को बढ़ाता रहता है, तो इसे कहते हैं इम्पल्स। अगर आप फोर्स कम करना चाहते हो तो टाइम बढ़ाओगे, और फोर्स बढ़ाना चाहते हो तो टाइम कम करोगे। ऐसा और कहाँ करते हो आप? ऐसा कई जगहों पे करते हैं हम। अच्छा एक चीज सोचो, आप कोई ना नाजुक चीज लेके जा रहे हो, तो आप उसके चारों ओर कागज रख देते हो, रैप कर देते हो, या बबल रैप कर देते हो। क्या कर देते हो? बबल रैप। इससे क्या होता है, या साइकिल खरीद के लाते हो ना नई आप, तो उस पे देखोगे उस पे बबल रैपिंग हुई होती है, या उस साइकिल के डंडे पे एक ऐसा कागज होता है जिसमें ना ऐसे रिंकल्स बने होते हैं। सबने हाँ, देखा होगा ये, कोई नई चीज, बड़ी चीज नहीं है। हाँ, या आम की जो पेटी आती है, आम की पेटी देखे सबने? आम की पेटी में अखबार क्यों रखते हैं? जिससे आम पढ़ा लिखा हो। नहीं। तो इसलिए रखते हैं जिससे आम के बीच में गैप आ जाए, और वो आम जब किसी ट्रक में जाए तो वो आम ही रहे, माजा ना बन जाए। ठीक है? क्योंकि ट्रक अगर ठीक है। चलेगा, वो धड़म धड़म करता हुआ चलेगा, तो क्या होगा, उस सारे आम का जूस निकल जाएगा कि नहीं? फिर कौन हाँ खरीदेगा सर। टूटे फूटे आम? हाँ, तो इसलिए हम उसमें कागज या सूखी घास भर देते हैं। ऐसा ही करते हैं जब आप कोई ग्लास वेयर लाते हैं, टीवी खरीद के लाए हो तो क्या करोगे, थर्माकोल लगा दोगे। क्या लगा दोगे? थर्मोकोल। ठीक है, तो यहां पर इस इम्पल्स के कुछ फॉर्मूले दिखाए। फोर्स इंटू चेंज इन टाइम इम्पल्स है। हाँ, आप फोर्स को कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, और ये टाइम, टाइम से टाइम कट गया, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो इम्पल्स हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को आप हाँ। कह सकते हो P2 माइनस P1। हाँ सर, कह सकते हैं। P2 माइनस P1 को कह सकते हो MV माइनस MU। हाँ सर, कह सकते हैं। अब यहां से इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है चेंज इन मोमेंटम से? MV माइनस MU। मैंने M कॉमन ले लिया, MV माइनस U। चेंज इन टाइम से यस सर। मल्टीप्लाई, चेंज इन टाइम से डिवाइड। ठीक है, फिर ये एक्सेलरेशन बन गया। हाँ। फिर वही आ गया, देखो घुमा फिरा के, इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। तो इधर से उधर चले जाओ, उधर से इधर चले जाओ, बात एक ही है। इम्पल्स का मतलब है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम या चेंज इन मोमेंटम। याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। अब इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम करेंगे गिवन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक? ठीक। अब देखो यहाँ कई सारी चीजें बताई है, जैसे किसी ग्लास वेयर को हमने चारों तरफ से ढक रखा है, या किसी जैसे टीवी लाए तो उसके चारों ओर थर्माकोल क्यों लगाया, आम लाए तो आम को हमने इस तरीके से घास से क्यों ढक के रखा, साइकिल को बबल रैप क्यों करा। ठीक है? ठीक है? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब ये फॉर्मूले देख लेना बेटा, ये वाला पेज भी भेज दूंगा मैं। इसमें थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले ये दिखाई दे रहे हैं आपको, v इक्वल टू यू प्लस AT, यस s इक्वल सर। टू यूटी। हाँ, ये सारे फॉर्मूले भी लगेंगे इसकी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है? हम्म। अब रोक रहा हूं मैं यहाँ पर।